Hello dear students, myself डॉक्टर संगीता। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ योर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसका ये आज लास्ट लेक्चर है। पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पढ़ चुके हैं ड्यूडेनम में डाइजेशन के बारे में, लिवर एंड पेनक्रियाज का रोल, सलाइवरी ग्लैंड्स का रोल, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन इलियम। अपन ने बात करी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन इन इलियम। तो अगर आप इलियम की स्ट्रक्चर देखें तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा इलाबोरेट कर देती हूँ। इलियम का अगर सेक्शन देखोगे आप तो आप देखोगे कि इस तरह से इसमें ये जो आपको उबड़ खाबड़ ये दिखाई दे रही है इसकी दीवार, इस तरह की आपको सेक्शन नज़र आएगा इलियम का, ठीक है। और ये हर एक जो इस तरह से आप उभार देख रहे हो, ठीक है, ये इसकी म्यूकोसा लेयर में होता है। अगर आप एनाटॉमी अच्छे से देखोगे तो इसकी म्यूकोसा लेयर में आपको ये दिखाई देते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। जैसे आपने ब्रूनर्स ग्लैंड पढ़ा था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लैंड आई कैन से, ठीक है। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, और अगर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि ये है, इसका इतना सेक्शन सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, और इस सेक्शन को अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इस सेक्शन को अगर अपन जूम करके देखें तो ये सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि इसमें ये आपको रिजेस नज़र आएंगी, ठीक है। और ये है क्या, पूरी सेल्स से बनी हुई है, दीज आर द लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर इसमें से भी इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर अपन और जूम करके देखें तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल सेक्शन को जब हमने जूम करके यहाँ देखा तो आप देख रहे हैं कि दीज आर दी सेल्स, और इन सेल्स के जो एंड्स हैं ये आपको बॉर्डर लाइक यूँ दिखाई दे रहे हैं, ब्रश बॉर्डर जैसी इनकी आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, जो कि इंटेस्टाइन की जो कैविटी है उधर की तरफ फेस करते हुए पाई जाती है, ठीक है। ये आपने एक बार डायग्राम देख लिया है। ये अलग अलग तरह की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अलग अलग तरह की सेल्स हैं कौन सी। तो इसमें एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस सेल्स। दूसरी तरह की सेल्स का नाम है चीफ सेल्स। चीफ यानी कि जो सबसे प्रधान हो, सबसे मुख्य हो, सबसे इम्पोर्टेंट हो, यानी कि इन सेल्स का काम सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है डाइजेशन में? सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स विच आर नोन एज चीफ सेल्स। फिर एक तरह की सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है अर्जेंटाफिन सेल्स। इन सेल्स का काम है सेरोटोनिन का सिक्रेशन करना। एक और सेल है जिनका नाम होता है पेनेथ सेल, और ये जो सेल्स होती हैं ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स का सिक्रेशन करती हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन आर म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड पेनेथ सेल्स। अगर आप देखो तो ये जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन कहते हैं विलाई, ठीक है। और इस विलाई पे भी अगर आपने देखा, इसको अगर अपन जूम कर लें, ये इस तरह से विलाई थी, और इस विलाई की भी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये अगर और यूं वेवी आपको नज़र आए तो इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। सेकंड एग्जांपल अपन इस तरह से देख सकते हैं, सॉरी, जैसे कि ये सेल्स हैं, दिस इज द विलाई विच इज फेसिंग द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और
इस विलाई के भी अंदर जो सेल्स हैं उनकी सेल्स की सरफेस को देखो तो दिस इज द ब्रश बॉर्डर, और इसको अपन कहते हैं माइक्रोविलाई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरी विच अराइज इन आवर माइंड हेयर इज कि ये विलाई और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, अगर इंटेस्टाइन की वॉल केवल यूं होती, विलाई नहीं पाई जाती, ठीक है, तो क्या होता, क्या आप इसमें, और एक इंटेस्टाइन की वॉल आपको यूं नज़र आ रही है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम भी तो चल रहा है ना। एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है वो यहाँ पे छोटी होगी, अवशोषण की जो सतह है डाइजेस्टेड फूड के लिए, और जब इंटेस्टाइन की वॉल यूं कर्व्ड होगी तो यहाँ पे अवशोषण की सतह क्या होगी, बड़ी होगी। इस सरफेस को अगर और बढ़ाना है तो ये जो यूं वेवी या कर्ली जो सरफेस है इसके अंदर और छोटे छोटे वेव्स अगर अपन डाल दें यूं यूं, जैसे कि यहाँ आपको यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की सरफेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इस कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है, ब्रश बॉर्डर लाइक माइक्रोविलाई इलियम की सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब ये सारी जो चारों की चारों सेल्स हैं, इनका जो सिक्रीशन है उसको हम कंबाइंडली कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस की अगर पीएच की बात की जाए तो इसकी पीएच होती है अल्केलाइन, 8.2 होता है इसका पीएच। आप लोगों को पता है पीएच स्केल में जैसे ही आप 7 से ऊपर जाओगे तो वो अल्केलाइन पीएच होता है। वैसे भी आपने देखा है कि जब आप गैस्ट्रिक जूस के टाइम पे बात कर रहे थे, स्टमक में डाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे फूड का जो पीएच था वो एसिडिक पीएच था। उसके बाद जैसे ही आप स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुए तो वहाँ पे बाइल जूस वगैरह की वजह से फूड का मीडियम एकदम से एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट हो गया था। ये एग्ज़ाम्स पे क्वेश्चन भी आता है कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड का माध्यम होता है, भोजन का माध्यम होता है। ऑप्शन बहुत तरह के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, पहले अम्लीय बाद में क्षारीय, पहले क्षारीय बाद में अम्लीय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले फूड का मीडियम एसिडिक होता है एंड देन बाद में एल्केलाइन होता है। फिर बात आती है कि इसमें सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अगर एंजाइम्स की स्टोरी देखी जाए तो सारा तरह का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा होता है, इसलिए हर तरह के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। तो आप देख चुके हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरू हो चुका था सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, कुछ हद तक पार्शियल डाइजेशन। फिर ये ड्यूडेनम में आके काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो चुके होते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अपने डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में आ चुके होते हैं। और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके अलग अलग तरह के डाइसेक्राइड्स होते हैं। तो अपन बात करते हैं कौन कौन से डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या एंजाइम यहाँ सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एंजाइम सिक्रीट होता है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को इसके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज के मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है। तो माल्टोज के एक यूनिट से आपको एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिल जाते हैं जब इसको माल्टेज एंजाइम की हेल्प से इलियम में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इसी तरह से सुक्रोज का डाइजेशन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। सुक्रेज का दूसरा नाम इन्वर्टेज भी है। तो सुक्रोज जिसे कि आप केन शुगर भी कहते हो, सुक्रोज भी अपने मोनोमर्स में टूट जाता है और सुक्रोज के जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं 2000 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिर अगला जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम होता है लैक्टोज, जिसे कि मिल्क शुगर भी कहते हैं,
और लैक्टोज का डाइजेशन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन इलियम के द्वारा किया जाता है। और ये जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को इसकी मोनोमर्स में तोड़ देता है, और लैक्टेज के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में आ चुके हैं, और इन मोनोमर्स का यहाँ पे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। फिर बात आती है कि फूड का अगला कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए भी यहाँ पे एंजाइम्स का एक पूरा ग्रुप सिक्रेट किया जाता है, और उस ग्रुप का कंबाइंडली हम कहते हैं एरेप्सिन। कंबाइंड नाम क्या है? एरेप्सिन। मीन्स एरेप्सिन इज ए ग्रुप ऑफ दोज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और उनको कहते हैं हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे इलियम के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है डाइपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस जो हैं वो डोडेनम में भी सिक्रेट किए गए थे। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं जो कि या तो पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्म में है या डाइपेप्टाइड्स की फॉर्म में है, उन सब को ये एंजाइम्स कंबाइंडली जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपने पढ़ा प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन अमीनो एसिड्स का भी यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगला फूड का कंपोनेंट होता है लिपिड्स। तो लिपिड्स आपने देखा था कि ड्यूडेनम में इमल्सिफिकेशन हो चुका था लिपिड्स का, और उनका ऑलमोस्ट डाइजेशन भी हो चुका था। फिर भी जो इमल्सिफाइड फैट्स डाइजेस्ट होने से बच गए थे ड्यूडेनम में, उनका डाइजेशन इलियम में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम्स। इस तरह से लिपिड्स का डाइजेशन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फूड का अगला कंपोनेंट जिसको कि डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है दैट इज़ योर न्यूक्लिक एसिड। तो आपने पढ़ा था कि ड्यूडेनम में न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में टूट चुका था। तो आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो हैं वो इनकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। दीज न्यूक्लियोसाइड्स आर फर्दर ब्रेक डाउन इनटू पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस में, जिनको कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आके। फिर अपन बात करते हैं आगे कि जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन सेलुलोज खाने वाले एनिमल्स में कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि रैबिट जैसे जो एनिमल्स हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट होता है सीकम में। हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट होता है वहाँ पे रैबिट में सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। और अगर अपन बात करें सेलुलोज के डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया था जब हमने स्टमक में डाइजेशन पढ़ा था। 2 पार्ट होते हैं, र्यूमन एंड रेटिक्यूलम। इन पार्ट्स में सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट होता है रूमिनेंट एनिमल्स में, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, बफेलो, गॉट एटसेट्रा। तो इस तरह से जो डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इलियम पार्ट में आके, और रैबिट के केस में ये सीकम में आके कंप्लीट हो जाता है। रैबिट के केस में एक खास बात और है कि जनरली रैबिट कैन नॉट डाइजेस्ट कंप्लीट सेलुलोज इन वन गो। तो अगर सेलुलोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता तो ये क्या करता है
कैप्रोफेगी की इसमें हैबिट होती है, मल भोजी या मल भक्षी प्राणी होता है रैबिट, जो कि अपने मल को फिर से खा लेता है एंड देन उसमें से सेलुलोज को रीडाइजेस्ट किया जाता है, तो इसका कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है। अब अपन बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, कि जो अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस हैं राइट फ्रॉम बक्कल कैविटी टू इलियम जो सिक्रीट होते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सलाइवा जो है उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो सलाइवा जो होता है वो नर्वस कंट्रोल के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नर्वस कंट्रोल के थ्रू ये रेगुलेट होता है। तो नर्वस कंट्रोल दो तरीके का होता है, इधर इट इज नर्वस कंट्रोल दो तरीके का है, या तो सिंपैथेटिक एक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल, या तो रिफ्लेक्स एक्शन। और सलाइवा पे आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन को। तो जब भी आप कुछ टेस्टी फूड को इमेजिन करते हो, स्मेल करते हो, ठीक है, तो आपको सलाइवेशन हो ही जाता है। नेबरहुड में भी अगर कुछ अच्छा बन रहा होगा तो एक बार के लिए मुंह में पानी आना स्वाभाविक सा है एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट। दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। तो जस्ट लाइक सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस का भी नर्वस कंट्रोल के थ्रू रेगुलेशन किया जाता है, जो कि या तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। बट इसका सेकंड कंट्रोल भी है, दैट इज़ हार्मोनल कंट्रोल, यानी कुछ हार्मोन्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, हमने स्टमक का डायग्राम पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्डिक स्टमक होता है, फंडिक होता है, और ये लास्ट वाला पाइलोरिक स्टमक होता है यहाँ पे, और ये बॉडी पार्ट भी होता है, मोटा मोटी 4 पार्ट्स में मान लो आप। तो ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं पाइलोरिक स्टमक, इस पाइलोरिक स्टमक के अंदर जी सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो जी सेल्स हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन। दिस एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को घटाता है, डिक्रीज करता है। अगला अपन देखते हैं बाइल जूस के बारे में। तो आप देखेंगे कि बाइल जूस जो है उसका रेगुलेशन किया जाता है CCK-PZ कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रोजाइमिन हार्मोन के थ्रू। इस हार्मोन का सिक्रेशन भी किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। साथ में अगर आप देखें कि पेनक्रियाटिक जूस, तो CCK-PZ कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रोजाइमिन हार्मोन तो रेगुलेट करता ही है। एक और हार्मोन है जिसका नाम है सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन हार्मोन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, वो भी पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है सेक्रेटिन के बारे में, दैट इट वाज द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सेक्रेटिन ही था। फिर अगला अगर अपन बात करें कि इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस की, तो इसको भी एक हार्मोन रेगुलेट करता है एंटेरोक्राइनिन हार्मोन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही सिक्रेट किया जाता है। ये तो था हार्मोनल कंट्रोल। सारे के सारे डाइजेस्टिव जो हार्मोन्स हैं उनको नर्वस कंट्रोल के थ्रू भी रेगुलेट किया जाता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो हर तरह के डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन बढ़ेगा, और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो हर तरह के डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन घटेगा। मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम increases the secretion of digestive juices while
parasympathetic nervous system increases the secretion of all the kind of digestive juices, while sympathetic nervous system decreases the secretion of all kinds of digestive juices. What is the reason behind this? The reason is that sympathetic nervous system remains active during normal conditions. अपने शरीर की नॉर्मल परिस्थितियों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जबकि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, एडवर्स कंडीशंस जब भी रहेंगी, उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है. फियर, फाइट, फ्लाइट टाइप की जो कंडीशंस रहती हैं, उन सब में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है. टेंशन या फिर डिजीज़ के टाइम पे या फिर एंजाइटी, इन सब कंडीशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा और ये आपकी गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करेगा. डाइजेशन बहुत स्लो होता है जब आप तनाव में होते हैं, आप किसी रश में होते हैं, तो ऐसे टाइम पे स्लो डाइजेशन रहता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये तो है डाइजेशन के बारे में बात कि कैसे फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है और जो भी वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका किस तरह से रेगुलेशन किया जाता है. आगे हम बात करते हैं कि डाइजेशन जब तक अब्जॉर्ब नहीं होगा फूड तब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तो इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का. तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो फूड का या जो भी आप डाइट लेते हो उसका एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है. जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि बक्कल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. फिर बात आती है स्टमक की, तो स्टमक में वाटर एंड अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. कुछ इमरजेंसी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो पाता है. एब्जॉर्प्शन जो भी फूड है उसका मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो पाता है. फिर बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी रिमेनिंग वाटर है उसका, या जो एक्सेस वाटर फूड के साथ अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आ गया है उसका. एंड जो ड्रग्स हैं कुछ, उनका एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह के फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर त्याग दिया जाता है. और इस तरह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है, या मैं कहूँ कि अपना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है. जल्दी हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए.